आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, जो कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इस साल कोर्स में भी आने वाला है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, पावर शेयरिंग होता कैसे है, और 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम डायरेक्ट। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप and smaller area than the state part of Haryana. It has the abroad with a French, Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of little over 1 crore, about half population of हरियाणा। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है बेल्जियम का कि वो कंट्री जो है वो कि हरियाणा से भी छोटी, हमारा जो हरियाणा है, इंडिया का हरियाणा जो स्टेट है उससे भी छोटी वो कंट्री है। उसके आसपास में फ्रेंच, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग ऐसे देश है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ तक है, जो कि हमारे हरियाणा से भी आधी पॉपुलेशन है। ऑफ द कंट्री टोटल पीपल, तो पूरी कंट्री के पूरे लोगों में से 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेजिस्ट है, और 40% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और बचे हुए जो 1% लोग हैं वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो टोटल 100% में से 59% डच बोलने वाले हैं, 40% जो लोग हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, और जो 1% है वो बोलते हैं जर्मन। ठीक है, इस तरह से दो हमारा, और जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका कैपिटल है ब्रुलेस, जिसमें कि 80% जो लोग हैं वो कि फ्रेंच भाषी है और 20% जो लोग हैं वो कि डच भाषी है। पूरे देश में डच भाषी ज़्यादा है, पर उनकी जो राजधानी है वहाँ पे डच भाषी कम है। पूरे देश में 40% लोग जो है वो फ्रेंच भाषी है, जिसमें से 80% जो है वो रहते हैं कहाँ पे, कैपिटल में। अब द माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है वहाँ पे। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो डच लोगों की है। बट क्योंकि कैपिटल जो है उनका, राजधानी जो है, वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा है, इस वजह से पावर और डेवलपमेंट किनका हुआ है, फ्रेंच भाषी लोगों का। तो फ्रेंच भाषी लोग जो है वो पावरफुल भी है और डेवलप भी है। क्योंकि डच भाषी लोग जो है वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, देश के अलग अलग भाग में रहते हैं, पर कैपिटल में नहीं रहते, यानी राजधानी में नहीं रहते हैं, इस वजह से उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और यही वजह बनी कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों के बीच में एक तनाव बना रहता था। ठीक है, 1950 और 1960 तक ये चीज़ें चलती रही, डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच में प्रॉब्लम होते रहे, ताकि फ्रेंच भाषी जो है वो डच भाषी और डच भाषी जो है वो फ्रेंच भाषी से अपने हक छीन ना पाए। ठीक है, तो ब्रुलेस प्रेजेंट अ स्पेशल प्रॉब्लम presented a special problem. Dutch speaking people contribute the majority of the in the country, but माइनॉरिटी इन अ कैपिटल। और ब्रुसेल का प्रॉब्लम ये था कि डच भाषी जो थे वो ज़्यादातर देश में थे, देश में ज़्यादातर संख्या डच भाषियों की थी, पर जब राजधानी की बात आती थी तो वहाँ पे वो कम पड़ जाते थे। वहीं अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, तो श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका एक आइसलैंड है, आपको पता ही है, हमारे तमिलनाडु से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर, 2 करोड़ की आबादी है, यानी ऑलमोस्ट हमारे हरियाणा की इतनी उसकी आबादी है। हरियाणा का इतना ही उसका क्षेत्रफल भी है, यानी श्रीलंका जो है वो हरियाणा के इतना है। और बेल्जियम जिसकी हम बात करते हैं वो हरियाणा से आधा है। श्रीलंका की आबादी हरियाणा की इतना है और बेल्जियम की आबादी हरियाणा से भी आधी है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब करीब आबादी है बेल्जियम की, और हरियाणा की 2 करोड़ के करीब है। हरियाणा का प्रॉब्लम क्या है कि हरियाणा में सिंगला भाषी जो लोग हैं वो 74% है, और तमिल भाषी जो है वो 18% है। ठीक है, और जो बचे हुए हैं वो मतलब थोड़ा ये लैंग्वेज बोलते हैं, थोड़ा वो लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ जर्मन, सॉरी, कुछ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ दूसरी भाषा भी बोलते हैं। तो श्रीलंका का जो डाइवर्जन है, लोगों का डाइवर्जन है, वो बर्लिन जैसे लोगों का ही है। पर बर्लिन में कैसा था कि वहाँ पे रेशो जो था वो स्ट्रांग था, सॉरी स्ट्रांग नहीं था, रेशो जो था वहाँ पे वो 60-40 का रेशो था। यहाँ पे 75 और 18 का रेशो है। ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सिंगला भाषी यानी श्रीलंकन भाषी जो है वो 74% है, और तमिल भाषी जो लोग हैं वो 18% है। वो जो तमिल भाषी है
श्रीलंका में जो कि ऑलरेडी नेटिव है, यानी तमिल भाषी में भी दो टाइप है। तमिल भाषी जो लोग हैं, तो दो टाइप के तमिल भाषी लोग हैं। एक नेटिव जो कि श्रीलंका के है, तो उनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, जो कि 13% है। 13% किसके? 18% के 13%, यानी तमिल भाषी लोग 18% थे, उसमें से 13% श्रीलंका के खुद के हैं। ठीक है। और वो लोग जो एब्रॉड से आए, एब्रॉड से यानी हमारे तमिलनाडु से गए, ठीक है, तो वो लोग भी तमिल बोलते, तो उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। रहते वो श्रीलंका में है, पर उनको इंडियन तमिल कहा जाता है। तो ऐसे दो पार्ट हो गए, यानी पहले तो सिंगला भाषी और तमिल भाषी, और फिर तमिल भाषी में भी दो टाइप है, एक है श्रीलंकन तमिल और दूसरा है इंडियन तमिल। अब देखो, सिंगला भाषी मोस्टली क्या है? बौद्धिस्ट है, और तमिल भाषी जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है और क्रिश्चियन है। ठीक है। तो सिंगला भाषी यानी कि 75% जो आबादी है, ऑलमोस्ट 75%, वो क्या है? बौद्धिस्ट है। और बाकी जो 18% है, ठीक है, 18% कौन थे? तमिल स्पीकिंग। तो 18% तमिल स्पीकिंग जो थे, उसमें हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए। तो ऐसे वहां पे अलग अलग धर्म भी प्रेजेंट है। अब मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका जब आज़ाद हुआ, या फिर बोलो कि श्रीलंका जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रेडी हुआ, तब 1948 में वहाँ के जो लीडर्स थे वो सिंगला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सिंगला को मेजोरिटी घोषित कर दिया, और जिस वजह से रिजल्ट ये हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मेजोरिटियन मेजर टू इस्टेब्लिश द सिंगला सुपरमेसी। ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्योंकि सिंगला भाषी थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, सिंगला को मेजोरिटी में, हाँ, मेजोरिटियन कंसिडर किया, और जो सिंगला थे उन्हीं की गवर्नमेंट वहां पे बनी। ठीक है। 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज द सिंगला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिस्क्रेडिंग तमिल। ठीक है। तो सिंगला को ही क्या किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, यानी कि अगर आपको कोई व्यवहार करना है वहां पे श्रीलंका में, तो आपको सिंगला भाषा आना जरूरी है। सिंगला में ही वो ऑफिशियल व्यवहार होंगे। जैसे इंडिया में कैसा है कि इंडिया में इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, अगर किसी दूसरे स्टेट के हो तो उस स्टेट की लैंग्वेज में कर सकते हो। पर श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिंगला भाषी है, सिंगला है, वही एक ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी, तमिल नहीं यूज की जाएगी। The government follow the professional policies that favors the Singla applicant for the university positions and government jobs। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी वहां पे? सिंगला भाषी लोगों को ही यूनिवर्सिटी पोजीशन दे रही थी, और जॉब्स भी उन्हीं को दिया जा रहा था, तमिल लोगों को नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। किसको? तमिल लोगों को। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। यानी क्या रहेगा कि जो स्टेट है वो क्या करेगा? बौद्धिज्म को प्रोटेक्ट और क्या करेगा? प्रसार उसका करेगा। यानी वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? तमिल जो लोग थे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन लोगों को पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। उनकी लैंग्वेज को कंसिडर नहीं किया जा रहा था, उनके धर्म को कंसिडर नहीं किया जाता। सिंगला भाषियों ने पूरी तरह से सब कुछ, पूरा जो श्रीलंका है वो अपने अंडर में ले लिया बाय रूल्स। फिर ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन बाय वन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द alienation among the Sri Tamils। They felt none of the major political parties led by the Buddhist Singla leaders was sensitive to their language and culture। तो तमिल लोग जो थे उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, उनमें मतलब सेफ्टी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या फिर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा तमिल लोगों में शुरू हो गया। तमिल लोग सोचने लगे कि जो बौद्धिस्ट सिंगला लीडर्स है वो हमारे कल्चर को लेकर और हमारी कास्ट को लेकर के, हमारी लैंग्वेज को लेकर के सीरियस नहीं है, और वो हमारे लिए बराबर डिसीजन नहीं ले रहे हैं।
सो ये सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सारी सिंगला भाषियों को मिल रही है, तमिल वालों को नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ों को देख करके वहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा और प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए जो कि तमिल स्टेट ने किए, और तमिल स्टेट ने फिर वहाँ पे एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू किया, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। श्रीलंका का जो पार्ट था जहाँ तमिल रहते थे वो सब यूनाइट हुए, और उन्होंने वहाँ पे मतलब जिस तरह से वो अपने हक को जीत सकते थे उस तरह से उन्होंने अपने हक को जीतने के लिए कोशिश की, पार्टीज बनाई, खून खराबा भी हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, और बहुत सारे लोग मारे भी गए दोनों कम्युनिटी के। अकोमोडेशन अकोमोडेशन इन बर्लिन। पर बर्लिन में क्या हुआ, देखो श्रीलंका का हमने देख लिया, बर्लिन और श्रीलंका में फर्क क्या है। बर्लिन जो है वो छोटा सा देश है, श्रीलंका का आधा है और हरियाणा का भी आधा है। श्रीलंका ऑलमोस्ट हरियाणा का इतना है। बर्लिन की आबादी जो थी वो 60-40 के रेशो में थी। 60% कौन है, डच भाषी है, और 40% जो थे फ्रेंच भाषी थे। जर्मन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जर्मन बहुत कम है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटी किसकी थी, बौद्धिस्ट धर्म के सिंगला भाषी लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, पूरा तरह से गवर्नमेंट को अपने अंडर में ले लिया सिंगला भाषियों ने, उन्होंने तमिल को पूरी तरह से कुचल दिया। पर वही बर्लिन में अगर मैं बात करूं तो वहां पे पावर्स किस तरह शेयर किए गए वो मैं बताता हूँ। क्योंकि श्रीलंका में पूरी तरह से पावर किसके पास है, सिंगला भाषियों के पास है, बौद्धिस्ट धर्म के लोगों के पास है, और वो तमिल्स को पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से कुचल चुके थे, ठीक है, उस वक्त तक। पर बर्लिन में क्या हुआ, बर्लिन में पावर को शेयर किया गया, ठीक है, उन्होंने खुद के पास पावर नहीं रखी जैसे श्रीलंका में रखी गई, ठीक है। तो बर्लिन वालों ने क्या किया, 1970 1993 तक बर्लिन में बहुत बार क्या किए गए, चेंजेस किए गए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें चेंजेस किए गए। उनको समझ में आया कि ये चीज़ें जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती, हमको क्या करना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बिकॉज दोनों की ऑलमोस्ट मेजोरिटी उतनी थी, 60-40 का रेशो था, 60% डच थे और 40% थे वहाँ पे कौन, फ्रेंच भाषी। तो उन्होंने बर्लिन मॉडल तैयार किया। बर्लिन मॉडल में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी सीट्स होंगी उसकी आधी सीट्स कौन रखेंगे, फ्रेंच भाषी, और आधी रखेंगे डच भाषी। यानी सेंट्रल में उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया 50-50 के रेशो में। यानी 50% जो सीट्स है, यानी 100 में से 50 सीट फ्रेंच भाषियों के लिए रहेंगे और 50 सीट जो रहेंगे वो डच भाषियों के लिए रहेंगे। नेक्स्ट उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या रखा, दूसरा पॉइंट ये रखा कि मेनी पावर जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स थे वो भी 50-50% उन्होंने डिवाइड कर लिए फ्रेंच भाषियों में और डच भाषियों में। नेक्स्ट, अब जैसे कि प्रॉब्लम एक और आ रहा था कि जो राजधानी थी बर्लिन की, जो राजधानी थी कौन सी, ब्रुसेल। ब्रुसेल में क्या था कि वहां पे डच भाषी 20% थे और 80% कौन थे, तो 80% थे फ्रेंच भाषी। अब डच भाषी और जो फ्रेंच भाषी जो लोग थे वहां पे रेशो था 80-20 का, कहाँ पे, उनकी राजधानी में यानी कि ब्रसेल में। तो ब्रसेल में जो फ्रेंच भाषी की मेजोरिटी ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि 50% जो सीट्स रहेगी, 50% जो भी सीट्स रहेगी वो किसको उन्होंने देने के लिए तैयार कर दिया, डच भाषियों को। यानी कि उन्होंने अपनी मेजोरिटी होने के बावजूद उन्होंने जो राजधानी थी उसमें 50% डच भाषी मिनिस्टर्स रहेंगे, पॉलिटिशियंस रहेंगे, और 50% फ्रेंच भाषी मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे ऑल ओवर सेंट्रल लेवल पे डच भाषी ज्यादा थे तो उन्होंने क्या किया, अपने आप सीट्स कॉम्प्रोमाइज किया और फ्रेंच भाषियों को दिए। वैसे ही जो राजधानी थी वहां फ्रेंच भाषियों ने कॉम्प्रोमाइज किया और अपनी सीट्स डच भाषियों को दिया। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल में भी 50-50% सीट्स हो गई, और जो राजधानी थी वहां पे भी 50-50% सीट्स हो गई, और इस तरह उन्होंने इक्वेलिटी कायम की सीट्स में। तीसरा, apart from the central and the state government there are third government is present। मतलब वहां पे क्या किया गया, तीसरी एक और गवर्नमेंट बनाई गई, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। मतलब वो कहाँ रहते हैं वो अलग चीज है,
पर पूरे देश में एक और गवर्नमेंट बनाएगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था, उसको पावर दिए गए कि वो क्या करेगी, अपने कल्चर की, अपनी मतलब लोगों की, अपने एजुकेशन की, जो भी उनकी कम्युनिटी में है उसकी रक्षा करेगी और उसके लिए स्टैंड लेगी, उसके लिए काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे 3 तरह के गवर्नमेंट उन्होंने बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद राजधानी वाली गवर्नमेंट, और उसके बाद कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट। ऐसे 3 गवर्नमेंट उन्होंने बनाए। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? ठीक है, तो आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटी जो थी उन्होंने पूरी तरह से पावर अपने पास रखी और तमिल लोगों को कुचल दिया। और बर्लिन में क्या हुआ, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ने मिल करके पावर को 50-50% से शेयर कर लिया। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई अकेला मतलब सिर्फ फ्रेंच या फिर डच कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, उसको दोनों लोगों को मिलके डिसीजन लेना पड़ेगा अपने देश के लिए। पर श्रीलंका में वैसा नहीं है, वहां पे जो भी डिसीजन है वो सिर्फ एक ही पर्सन लेगा, एक ही तरह की कम्युनिटी लेगी और दूसरी कम्युनिटी की नहीं सुनेगी। तो इस तरह से पावर शेयरिंग के 2 एग्जांपल हमने देखे 2 देशों के। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? फर्स्टली द पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। अगर पावर शेयरिंग हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू और मैंने कोई डिसीजन लिया और वो मुस्लिमों के अगेंस्ट चला गया, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों में दंगे हो सकते हैं। तो अगर हर तरह के अगर सोसाइटी के लोग मिलकर के कोई डिसीजन लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है। यानी पावर अगर मैं शेयर कर दूं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। सिंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल instability, power sharing is a good way to ensure the stability and political order। तो political order और stability बनाए रखने के लिए, political order और political stability बनाए रखने के लिए भी हमको पावर शेयरिंग जरूरी होती है। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता है तो क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे और फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। imposing the imposing the will of the majority community over the other is look like the attractive option in a short run, but in a long run undetermine the unity of the nation। मतलब होगा क्या कि एक बार तो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो अपना हक जता सकते हैं, अपना मतलब जो भी है उनका वो दिखा सकते हैं कि नहीं हम मेजोरिटी में, हम जो बोलेंगे वो होगा। बट ये कुछ दिनों के लिए ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, ज़्यादा दिनों के लिए देखते हो, आगे तक देखते हो, तो देश की जो सुरक्षा है, देश जो है वो उसकी यूनिटी है वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि एक की सुन रहे हो, दूसरे की सुनी नहीं रहे हो, या फिर माइनॉरिटी की सुनी नहीं हो। आपको क्या करना है, मेजोरिटी माइनॉरिटी मिल के देश के लिए खड़ा करना है यूनाइटली। जैसे इंडिया में क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख या फिर जो भी लोग रहते हैं सब लोग मिल के रह रहे हैं, इस वजह से देश एक है। अगर हम लोग सिर्फ हिंदू हिंदू करेंगे या फिर मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो वहाँ पे देश की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस वजह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है। फिर और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पावर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा दिनों तक अच्छी तरह से रह पाएंगे। पावर शेयर होता रहेगा तो लोग सही डिसीजन ले पाएंगे। द डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ द पावर दोस अफेक्ट्स द एक्सरसाइज बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु लिव विथ इट्स इफेक्ट। द पीपल हैव द राइट टू बी कंसर्न। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को लोग चूज करेंगे, ये पावर लोगों को दिया गया है। फिर जो भी लोग चूज हुए होंगे वो डिसीजन लेंगे लोगों की तरफ से। जैसे हम लोग एमएलए चूज करते हैं, फिर एमएलए हमारी तरफ से डिसीजन लेता है हमारे जगह के लिए, बिकॉज हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारी जगह को जानता है, ना कि दूसरे लोग। ठीक है, तो हमारे इलेक्टेड पीपल हमारे लिए काम करते हैं, तो ये क्या है, हम लोगों का पावर है। तो वोटिंग का पावर हम लोग को दिया गया है। ऐसे बहुत सारे पावर्स हम लोग को दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पावर शेयरिंग टाइप्स क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप फॉर पावर शेयरिंग। तो हम लोग को मेन 4 टाइप्स देखने हैं पावर शेयरिंग के। तो पावर शेयरिंग स्टार्टेड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये एक टाइप का पावर शेयरिंग है। द पावर शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इस टाइप के जो पावर्स है इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। बिकॉज इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। मतलब एक ही बार में अलग अलग पावर को यूज करने का हक
किसको दे दिया जाता है? गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट के ऑर्गन यानी कौन से? जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया, एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गए, उसके बाद डिफेंस हो गया, उसके बाद रॉ हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सबको अपने अपने ऑर्डर दे दिए जाते हैं, पावर दे दिए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि हाँ हेल्थ मिनिस्टर को बोल दिया कि तू डिफेंस भी देख, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, सबको अलग अलग पावर देना पड़ेगा ताकि वो अपना अपना डिपार्टमेंट संभाले। सच aspiration ensure that none of the organization can exercise unlimited power। तो एक किसी के पास, किसी एक के पास पूरी पावर नहीं है, सबके पास अपनी अपनी पावर है और सब अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। अगर किसी एक के हाथ में पावर आ जाएगी तो उसके पास अनलिमिटेड पावर है, फिर वो जो बोलेगा वो होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है तानाशाही में। जैसे हिटलर के पास सारी पावर थी, तो जो वो बोलता था वो उसके देश में होता था। पर पावर सेपरेटली अगर आप डिवाइड कर देते हो दूसरे दूसरे ऑर्गन में गवर्नमेंट के, हर एक मिनिस्ट्री को, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बाल विकास मंत्रालय, उसके बाद आप बोलो कि डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इन सब को अपना अपना काम होता है और वो अपने अपने पावर को यूज कर सकते हैं। किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद कि नंबर ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिवाइड किए जाते हैं पार्लियामेंट के हिसाब से, जैसे कि स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट वाले असेंबली जो होती है वहां पे स्टेट असेंबली को पावर दिया जाता है कि भाई आपको क्या करना है, अपने हिसाब से डिसीजन लेने हैं आपके स्टेट के लिए। और पार्लियामेंट में जब जाते हो तो आप क्या करना है, आपको पूरे देश के लिए डिसीजन लेने हैं। तो इस तरह की चीजें होती है और वहां पे क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है एमएलए, एमपी, इन लोगों में, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, अपने स्टेट के लिए और अपने देश के लिए डिसीजन ले सके, पावर को यूज कर सके, ठीक है। फिर दूसरा पावर शेयरिंग आता है अमॉन्ग द गवर्नमेंट्स एंड द डिफरेंट लेवल। यानी अभी क्या हुआ कि हमने सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट को डिवाइड किया था, पावर्स दिए थे, ठीक है, एक एक मिनिस्ट्री दी थी। अब वो भी गवर्नमेंट जो रहती है, जैसे डिफेंस है, मान लो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो क्या करेगी, अपनी जो पावर्स है वो स्टेट को भी देगी। क्योंकि पुलिस, एक पुलिस होती है जो कि पूरे देश के लिए होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी, मिलिट्री, जो कि बॉर्डर पे रहती है। दूसरी जो रहती है वो रहती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो इस टाइप से हर गवर्नमेंट को अपना अपना पावर दिया जाता है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे एक डिसीजन होता है किसी चीज़ को लेके, और फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ मर्ज किया जाता है। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी पावर क्या किया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेंट्रल लेवल का पावर था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टेट लेवल पे। फिर स्टेट लेवल का पावर हो गया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी जिला के लेवल पे। फिर जिला लेवल का जो पावर रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वार्ड के हिसाब से। फिर वार्ड के हिसाब से जो पावर रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है पंचायत के हिसाब से, या फिर एक एक गली के हिसाब से। तो इस तरह से इसको पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंटल डिफरेंट लेवल्स, जनरली द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल, ठीक है। तो एंटायर कंट्री वाली क्या करेंगे, रीजनल लेवल के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि आप अपने अपने एरिया को मैनेज कर सको, ठीक है। सच जनरल गवर्नमेंट आर एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो कि पूरे देश को चलाती है वो फेडरल गवर्नमेंट रहती है। एंड इन इंडिया वी रेफर द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, और इसको हम लोग सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि पूरे देश को चलाती है। द गवर्नमेंट प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल कॉल्ड अ डिफरेंट नेम इन अ डिफरेंट कंट्री। जैसे कि हमारे देश में हम उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो एक होता है फेडरल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पे पावर को यूज करता है, और फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, किसको, जो सेंट्रल लेवल पे यानी पूरे देश को चलाता है, उसको दूसरे देशों में फेडरल कहते हैं और हमारे देश में सेंट्रल कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही बाकी देशों में अलग अलग नाम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट दिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो इनके अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दिए जाते हैं। बट दोज कंट्री लाइक अवर्स where are the different level of the constitution clearly done the power different level of the government। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, अलग अलग जो पावर है अलग अलग स्टेट को दे दिए हैं, ठीक है।
जैसे कि श्रीलंका और बर्लिन में क्या हो रहा था कि श्रीलंका में क्या करते, जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसकी है, बुद्धिस्ट लोगों की है, सिंगला भाषियों की। तो वो जो भी चीज कर रहे थे सारे देश को मानना पड़ रहा था, उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री में से है, उन कंट्री में से जहाँ पे सेंट्रल लेवल में अलग सत्ता होती है और हमारा जो लोअर लेवल है जिसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, उसमें अलग होती है। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रल लेवल में अगर कोई गलत डिसीजन भी हो जाता है तो स्टेट लेवल पे हम सुधार सकते हैं। स्टेट लेवल पे हम लोग चीज़ों को अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे महाराष्ट्र है तो इसकी कंडीशन अलग है, पंजाब की अलग है, बिहार की अलग है, और यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट भी है। ठीक है। पर सेंट्रल लेवल में बीजेपी है और महाराष्ट्र में बीजेपी की नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। ठीक है। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर किया जा सकता है, जैसे कि बेल्जियम में किया था। बेल्जियम वालों ने क्या किया था, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से वो सोशल ग्रुप था, फ्रेंच भाषी लोगों का सोशल ग्रुप, यानी उनकी कम्युनिटी। तो उसको कुछ पावर दिए गए थे, फ्रेंच भाषियों के लिए अलग से दिए गए थे, डच भाषियों के लिए अलग से दिए गए थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सोशल ग्रुप को भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इन सम कंट्री देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल अरेंजमेंट फॉर द सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती है जगह कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है। ताकि वो सोशल कम्युनिटी को क्या कर सके, डेवलप कर सके, उनको भी चांस मिले कि वो भी आके क्या कर सके, आगे बढ़ सके, उनको डेवलपमेंट मिल सके, और वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर बोलो कि हमारे पार्लियामेंट में हिस्सा ले सके। जैसे कि हमारे देश में क्या किया गया है, हमारे देश में रिजर्वेशन दिया गया है कुछ कास्ट को, जैसे SC ST NT VJ माइनॉरिटी, इनको क्या किया जाए, कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि ये लोग क्या कर सके, हमारे देश के डेवलपमेंट में हिस्सा ले सके, आगे बढ़ सके। न कि जैसे श्रीलंका में हुआ कि वो क्या कर रहे, तमिल भाषी को पूरी तरह से कुचल दे रहे। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अगर कोई चीज़ पीछे छूट गया है, कोई स्टेट या फिर कोई कास्ट पीछे छूट गया है, कुछ लोग या फिर कुछ लोगों की जात पीछे रह जाती है, माइनॉरिटी में रह जाती है, तो उनको भी हक दिया गया है कि आप भी आगे आओ और आप भी पढ़ो। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए भी 33% आरक्षण दिया गया है, जिससे कि उस कम्युनिटी को, जो यानी गर्ल्स जो है इंडिया में, उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का यानी कि आगे बढ़ने का इक्वल मौका मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में भी मिलता है, स्कूल में मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सारी टाइप की चीज़ें जो है वो इक्वली सबको दिया जा रहा है, ताकि जो लोग पीछे छूटे हैं वो भी आगे आ सके। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा पावर, इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी वाला पावर। यानी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी जात, किसी धर्म या फिर किसी संप्रदाय को थोड़ा सा सामने लाने के लिए कुछ पावर्स दिए जाते हैं, और वो पावर कुछ दिनों के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर सकती है, बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो है वो उसी टाइप की चीज़ है, यानी सोशल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलेंगे, सोशल ग्रुप को या फिर कम्युनिटी को जो पावर देना है, वही पावर जो है वो रिजर्वेशन से हम लोग देते हैं SC ST NT VJ वालों को, OBC वालों को, मराठा आरक्षण जो है वो उनको। तो उनको स्पेशल पावर दिया जाता है रिजर्वेशन का, स्कॉलरशिप का। नेक्स्ट, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। The power sharing arrangement can be also be seen in the political party, pressure group and the movement, or the influence those in power. In independency, in democracy, the citizen must have the freedom to choose the various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the part of the competition amongst the different parties, such as competition ensure the power do not remain in a one hand। मतलब होता क्या है कि आप अलग अलग पार्टीज को पावर दिया जा सकता है। इंडिया में अरेंजमेंट है कि आप क्या करो, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन में जो पार्टी के ज़्यादा मत होंगे, जिसके पास ज़्यादा MP होंगे, ज़्यादा वोट्स होंगे, वो आदमी जीतेगा और वो उस पावर को यूज़ करेगा। और वो भी कितने साल के लिए, हार्डली 5 साल के लिए। ठीक है। तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट और जिसको ज़्यादा ये मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, वो पार्टी जीतेगी और फिर वो क्या करेगी, उस पावर को यूज करेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही के पास पावर दे दिया गया तो दे दिया गया, वैसा नहीं होता है। आपको पावर अलग अलग लोगों को दिया जा सकता है, जैसे अलग अलग पार्टीज को दिया जा सकता है, अलग अलग ग्रुप को दिया जा सकता है।
जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद क्या कहेंगे हमारे आम आदमी पार्टी, उसके बाद नेशनल कांग्रेस। तो ये जो है उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, मराठा, जो है हमारा मराठा मोर्चा। तो इस टाइप के जो पार्टीज हैं उनको अलग अलग क्या किए गए, पावर दिए गए हैं। उनको इलेक्शन का पावर दिया गया, अगर वो जीतते हैं तो वो उस पावर को यूज कर पाएंगे। ठीक है। और ये तरह की पावर शेयरिंग जो है वो लोगों को इसलिए दी जाती है ताकि सिर्फ एक हाथ में पावर हमेशा के लिए ना रहे, वो पावर अलग अलग लोगों के पास जाए जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप के हैं। उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस पावर को यूज़ करने की, देश के लिए कुछ करने के लिए सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये पावर्स क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है। अगर इलेक्शन होता है और अगर आप जीत जाते हो तो आपको उस पावर को यूज़ करने को मिलेगा और आप उस चीज़ को डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, they form the coalition government and thus share power. In a democracy, we find the interest group such as those traders, businessmen, industrialists, farmers, or industrial worker may also will have the share. They also will have the share the governmental power either through the participation in a governmental communities और ब्रिंगिंग द इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये जो कम्युनिटीज को जो पावर दिए गए वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पावर को चेंज भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल ग्रुप ही होना चाहिए। अगर आपका मजदूर का यूनियन है या फिर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का यूनियन है या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर का यूनियन है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पावर को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपना ग्रुप बना करके आंदोलन कर सकते हो और कोई चीज चेंज ला सकते हो। जैसे मराठा आरक्षण के लिए मराठाओं ने आरक्षण मतलब आंदोलन किया और उसके बिहाफ में उनको क्या मिला, आरक्षण मिला। तो ये क्या एक कम्युनिटी थी, एक सोशल ग्रुप था जिसको पावर शेयर किया गया, जो कि अपने पावर को यूज कर सकता है और अपने पावर से चेंजेस भी ला सकता है। ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन यानी अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है और आपको वो सही नहीं लगता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। जैसे कि शाहीन बाग में दिल्ली में, उसके बाद महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम लोगों ने धरना दिया एनआरसी के खिलाफ। तो उनको एनआरसी नहीं पसंद था तो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट में क्या किया, धरना शुरू कर दिया। उसके बाद जब तक वो रूल पास मतलब वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो नहीं हटेंगे, ऐसा उन्होंने शुरू किया था। तो वो इसलिए किया था क्योंकि उनको पावर दी गई थी। अगर उनको पावर नहीं होती कि वो धरना दे सकते हैं तो वो नहीं बैठ पाते, उनको मतलब हटा दिया जाता गवर्नमेंट के थ्रू। पर क्योंकि उनको पावर है, सोशल ग्रुप को पावर है कि वो आवाज़ उठा सकते हैं खुद के लिए, इस वजह से वो ये चीज़ कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि पावर